हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि वैदिक काल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और उसका पेपर भी सॉल्व कराया, आज विधिवत हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। और वास्तव में वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक काल के दो भाग हैं, एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल कैसा समाज था, उत्तर वैदिक काल कैसा समाज था, इसके विषय में जानकारी बताएंगे आज हम। और दूसरी चीज ये कि वेदों के विषय में भी हम लोगों को चर्चा करना है। तो पहले चीज तो ये कि वैदिक काल क्या हमारा आया। वैदिक काल, देखो वैदिक काल जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन है? एक तो हमारा ऋग्वैदिक काल है। कौन सा है? तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। दूसरा हमारा क्या है? उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक। अब देखो ऋग्वैदिक काल को हम लोग यह भी कह सकते हैं कि इसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, पूर्व वैदिक काल। तो ये चीज याद रखना। अब जैसे कि इनका पीरियड भी पूछा जाए तो यह भी याद रखना कि 1500 बीसी से ये कितना हो जाएगा? 1000 बीसी। कितना हो जाएगा? 1000 बीसी। और ये जो आपका है 1000 बीसी से कितना हो जाएगा? 600 बीसी। ठीक। आज आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिए कि वैदिक काल वास्तव में ये समाज कैसा था। ग्रामीण समाज था। कैसा समाज था? तो ये ग्रामीण समाज था। जब ग्रामीण समाज होगा तो आप लोग एक चीज याद रखना, हमेशा कभी भी पूछा जाए कि यहां पर सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया गया? पशुपालन। पशुपालन पर। दूसरे नंबर पर किसको दिया गया महत्व? पशुपालन। और दूसरे पर किसको दिया गया? कृषि कार्य। यानी कि ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था पशुपालन को और दूसरा कार्य दिया गया कृषि कार्य पर। तो वास्तव में ये कैसा समाज था? तो ये भी याद रखना कि ये पितृ सत्तात्मक समाज था। पितृ सत्तात्मक। सत्तात्मक। ठीक। पितृ सत्तात्मक ये समाज था। समाज में अगर देखा जाए पिता ही परिवार का मुखिया था। पिता ही परिवार का क्या होता था? मुखिया था। यानी कि पिता के नामकरण जो होता था किसी बच्चे का, वो पिता के कुल से ही रहता था। ठीक? और लेकिन यहां तो पितृ सत्तात्मक है। और मैंने बताया सिंध घाटी जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। और एक ऐसा समाज और आता है, एक ऐसा काल और आता है सातवाहन काल, जहां मात्र सत्तात्मक काल कहा जाता था। यानी कि सिंध घाटी और सातवाहन मात्र सत्तात्मक था, लेकिन वैदिक काल ये पितृ सत्तात्मक है। पिता के कुल के अनुसार ही बेटे का नामकरण होता था। और ये परंपरा जो उस समय थी, आज वर्तमान में भी देखा जाए कि पिता के कुल के अनुसार ही बेटे का नामकरण होता है, वही उसका टाइटल बनता है। ठीक। तो ये चीजें याद रखना। पशुपालन। अब पशुपालन यानी कि इनका प्रमुख व्यवसाय था। यानी कि अगर व्यवसाय देखा जाए, व्यवसाय, ठीक है, देखो यहां पर याद रखना कि वास्तव में जो मुख्य व्यवसाय था, व्यवसाय
तो यहां पर क्या था, पशुपालन। तो इसमें सबसे ज्यादा मुख्य कौन थी, तो गाय। गाय को प्रमुख रखा गया। इस समय गाय प्रमुख था, जबकि सिंध घाटी सप्ताह में गाय का उल्लेख नहीं मिलता है। और एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य होने लगा था। लेकिन अब ये आता है कि अभी लकड़ी के हल थे। कैसे हल थे, तो लकड़ी के हल होते थे, तो इतना अच्छा पैदावारी नहीं हो पाती थी। लेकिन 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी। ये भी क्वेश्चन याद रखना, कई बार पूछा गया। ये उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज होती है। तब यहाँ पर उत्पादन बढ़ता है, क्या कि एग्रीकल्चर का उत्पादन बढ़ जाता है। और इसकी खोज कहाँ हुई थी, अतरंजी खेड़ा में हुई थी। कहाँ हुई थी, अतरंजी खेड़ा में इसकी खोज हुई। ये कहां पर है, तो एटा में है। ये भी याद रखना, उत्तर प्रदेश में है ना, ये यूपी में है। ठीक, ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अब वैदिक काल में, हमारे ऋग वैदिक काल में 4 वेद थे। वेद कौन कौन से थे, तो ऋग्वेद था, सामवेद था, यजुर्वेद था और अथर्ववेद था। ये वेदों के अनुसार हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद के विषय में, यानी कि वैदिक काल के विषय में। अब देखो, ये वेद है, इनका अपना सबका महत्व होता था। जैसे ऋग वैदिक काल ये सबसे प्राचीन वेद था, और अथर्ववेद सबसे बाद में इसकी रचना हुई। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल थे। इसमें मंडल कितने थे, तो 10 मंडल थे। और कहा जाए कि 10 मंडल जो है, यहां से क्वेश्चन एक जरूर रहता है। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 मंडल हैं। और 10 मंडल में यहां पर अक्सर ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है। ये जो दिए 10 मंडल, इसमें सबसे प्राचीन मंडल अगर पूछ दिया जाए कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे, सब लोग या तो 1 लगा देंगे या फिर 2 लगा देंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि इसका सबसे प्राचीन मंडल 7वां है। सबसे प्राचीन 7वां था, और 7 के बाद इसमें ये दूसरा है। ठीक है, तो कभी कभी क्रम में दिया जाए कि जैसे 1, 2 दिया जाए, है ना, 2, 7 दिया जाए, 9, 10 दिया जाए, है ना, 1, 5 दिया जाए। इस तरीके से दिया जाए तो याद रखना 2, 7 लगाकर ही आएंगे। और एक चीज याद रखना कि वास्तव में देखा जाए कि ये जो आर्य लोग थे, ये लोग कहां से आए। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य लोग आए और यहां पर एक नई सभ्यता का विकास किया। आर्य लोग कहां से आए, तो मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे ये लोग, तो मध्य एशिया से आए थे। ये मध्य एशिया से आए। लेकिन बहुत लोग, मैक्स मुलर कहते हैं ये मध्य एशिया से आए, उनको यानी कि निवासी थे, और इन्हें एक नवीन समाज का उद्भव विकास का श्रेय दिया जाता है। तो वास्तव में ऐसा ये वैदिक काल समाज जो पशुपालन पहले रहा है, बाद में एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा पशु को ऋग्वैदिक काल में महत्व दिया गया। तो 10 मंडल को आप लोग याद रखना, पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में रचना हुई है। और ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन से मंडल में एग्रीकल्चर का उल्लेख हुआ है। एग्रीकल्चर का उल्लेख किसमें हुआ, तो 4थे मंडल में यहां पर कृषि का उल्लेख हुआ था। किसका उल्लेख हुआ है, तो कृषि कार्य का उल्लेख हुआ था। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कौन सा मंडल है जिसमें दशराग युद्ध हुआ था, तो आप तुरंत लगाएंगे 7वां मंडल है। यहां पर दशराग युद्ध हुआ था। और पूछा जाएगा किस नदी के तट पर हुआ था, तो पसुड़ी नदी के तट पर हुआ था। नदी कौन थी, तो पसुड़ी नदी थी। और यहां भरत कुल के राजा सुदास, जिनके यानी कि वशिष्ठ गुरु थे, और एक तरफ अनार लोग थे, उनके गुरु विश्वामित्र थे। मित्रों याद रखना, ये युद्ध होता है एक भयंकर युद्ध, जिसका परिणाम किसके पक्ष में जाता है, तो याद रखना कि सुदास के पक्ष, यानी कि वशिष्ठ जो थे गुरु,
उन्होंने ये विजय हासिल करवाई। और कहा जाए गुरु का महत्व बढ़ा, और इसी वजह से कहा जाए भरत यानी कि इनका कुल था सुदास का, और उसी के नाम से भारत वर्ष नाम पड़ा था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। और जैसे कि वेद है हमारे, वेद के बाद पूछा जाता है क्या आता है, वेद के बाद हमारे ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हमारे क्या आएंगे, उपनिषद आएंगे। इसके बाद आरण्यक आएंगे। ठीक है, आरण्यक के बाद हमारे क्या आएंगे, स्मृति वेदांग आएंगे और स्मृतियां आएंगी। स्मृतियां आएंगी। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जरा इनको विषय में जान लो कि वेद मैंने बता दिया कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और ब्राह्मण ग्रंथ, देखो ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ बताइए। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जरा देखिए कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा होगा। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौस्तुकी होगा। कौन सा होगा, ऐत्रेय और कौस्तुकी होगा। कौन सा होगा, कौस्तुकी। ऐत्रेय कौस्तुकी होगा। ठीक है, इसके बाद ये तो ब्राह्मण ग्रंथ इसका हो गया ऋग्वेद का। दूसरे नंबर सामवेद का पूछ दिया जाए तब क्या लगाएंगे। देखो सामवेद का भी पूछा गया है तो तांडय और जैमिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तांडय और जैमिनी हो जाएगा। जैमिनी। ठीक, जैमिनी। इसके बाद नंबर 3 आता है यजुर्वेद का। यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो शतपथ ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा पूछा जाए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो शतपथ ब्राह्मण है। और इसके बाद आएगा आपका ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। अब देखो अथर्ववेद भी बहुत पूछा जाता है, अथर्ववेद का कई बार पूछा गया है कि इसका कौन सा हो गया, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, तो गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। और ये पीसस में कई बार पूछा गया है। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण, तो ये अथर्ववेद का हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरण्यक, ये इसकी उत्पत्ति यानी कहां हुई, तो जंगल में हुई थी। कहां हुई थी, जंगल में। ये स्फूर्त ज्ञान कहा जाता है, स्फूर्त ज्ञान, एकाएक ज्ञान, है ना। और उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है, उप मीन्स होता है उपधन निषद। देखो उप मीन्स होता है कि समीप, और निषद मीन्स होता है बैठना। जो व्यक्ति गुरु के पास बैठकर, किसके पास बैठ कर ज्ञान अर्जित किया जाता था, गुरु के पास। गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे हम उपनिषद कहते हैं। तो ये चीज याद रखना। ठीक, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये भी याद रखना। अब वेदांग, अब वेदांग कौन कौन से हैं, जरा इनके विषय में देखिए आप। वेदांग कौन कौन से होंगे, जैसे शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया,
शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, कल्प है, और क्या हो जाएगा? कल्प है। क्या हो जाएगा? कल्प। और फिर क्या हो जाएगा? छंद। वेदांग हमारे कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6। देखो ये जो वेदांग है इनका अपना महत्व है, ऐसे नहीं है, इनका अपना सबका एक महत्व है। अब जैसे कि पूछ दे कोई कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिक्षा हमारी नाक होती है। शिक्षा क्या है? नाक। यानी कि जितनी आपकी शिक्षा अच्छी नहीं कहेंगे तो नाक मेरी ऊंची रहेगी, नाक मत कटा देना। कहीं जाना, अगर अच्छी सोसाइटी में अगर अच्छा ज्ञान होगा तो अच्छा आप वहां पर वातावरण प्रस्तुत करेंगे। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज के समय में ज्ञान नहीं है तो पशु की सामान्य जिंदगी है। तो ज्ञान, व्यक्ति को पहली प्राथमिकता ज्ञान। ठीक है, तो शिक्षा हमारी ज्ञान यानी कि नाक है। व्याकरण, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्याकरण हमारा मुख है, यानी कि इस मुख से जो भी बात निकले अच्छी निकले, जिससे किसी को चुभे नहीं। तो ये चीज याद रखना कि व्याकरण का भी अपना महत्व है। और व्याकरण की जो रचना की थी किसने की थी? पाणिनि की थी। रचयिता कौन थे? पाणिनि थे। तो ये चीज याद रखना। ज्योतिष, ज्योतिष क्या, ज्योतिष क्यों लोग कहते हैं ज्योतिष? वास्तव में ज्योतिष जो है, कहा जाए कि मगध मुनि थे। इसके रचयिता कौन थे? मगध मुनि। तो मगध मुनि इसके रचयिता माने गए। और ज्योतिष का मतलब होता आंखें। जो व्यक्ति वास्तव में अच्छा जानकार रखता है तो वो देख कर बता देगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कि तुम्हारा कैसा व्यवहार है। ठीक है, ज्योतिष हमारी आंखें हैं। ठीक है। निरुक्त क्या है? निरुक्त हमारे कान होते हैं। तो याद रखना, निरुक्त यानी कि इन कानों के द्वारा जो अच्छी चीजें हैं वो ग्रहण करना चाहिए और खराब चीजें तुरंत निकाल देनी चाहिए। तो निरुक्त हमारे कान हैं, अच्छी बातें उसको अंदर हम लोग ऑब्जर्व करें, और जो वास्तव में सही बातें नहीं उसको तुरंत बैक करें आप। ठीक, तो निरुक्त हमारे कान हैं। और कल्प यानी कल्प हमारे हाथ हैं। जब भी मेरे हाथ उठे तो अच्छे कार्य के लिए उठे, यानी किसी दया भाव, है ना, किसी अच्छे कार्यों के लिए उठे, है ना। अब ये नहीं किसी को जाके तुम मर्डर कर दो, जाके हत्या कर दो, है, किसी गरीब आदमी को सता रहे हो, बलशाली हो तो अपनी वो पहलवानी करके दूसरे को टॉर्चर करना, सताना, गलत करना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब भी मेरे हाथ उठेंगे तो कल्याण के लिए ही उठेंगे, स्वामी विवेकानंद का यही मानना था कि वास्तव में मुझे अगर 50 महिलाएं समर्पित मिल जाएं जो मेरे साथ दे दें तो वास्तव में एक हम बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देंगे। यानी समर्पित व्यक्ति जब मिलेंगे, उनके हाथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है कि विकास होगा। तो कल्प हमारे हाथ हैं, है ना। और छंद हमारी पैर हैं, यानी कि पैर ऐसी जगह पड़े जहां पर सही वातावरण हो, गलत जगह पर बिल्कुल ना पड़े। ठीक है। तो क्यों हम लोग मंदिर जाते हैं, है ना, इसी की वजह से जाते हैं कि वास्तव में जब भगवान के दरबार पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ हमें ज्ञान अर्जित होगा। ठीक है। तो पैर हमारे जहां पे जाएं तो अच्छी जगह जाएं, अच्छी जगह यानी कि जहां कल्याणकारी कार्य हो और लोग उससे प्रभावित हो, और दूसरी चीज गलत जगह बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो हमेशा छंद, पैर अच्छी जगह जाए। तो ये चीजें सब जो बनाई गई हैं इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। लोग समझते नहीं, बस वेदांग 6 पढ़ लिए, उनका सबका अपना अर्थ होता है। ठीक है। इसके बाद हमारी स्मृतियां आती हैं। स्मृतियां कितनी हैं तो इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लें। स्मृतियां तो वास्तव में स्मृतियां अगर कहा जाए
कि स्मृतियां के एक सूत्र आप लोगों को बता दें कि माई NPVKD, एक ये सूत्र याद रख लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। यानी कि सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, पराशर है, बृहस्पति है, कात्यायन है और देवल स्मृति है। यानी कि मित्रों ये स्मृतियां हमारी कितनी हो गई? 7 स्मृतियां हो गई हैं। कभी आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आप कुछ ना कुछ कोडिंग भी बनाते रहें। तो माई NPVKD, तो सबसे प्राचीन स्मृति कोई पूछ दे कौन सी है, तो सबसे प्राचीन यही है। प्राचीन ये हो गई, अगर सबसे प्राचीन पूछी जाए, ठीक है, सबसे प्राचीन ये हो जाएगी। और सबसे लास्ट वाली कौन हो जाएगी? तो लास्ट वाली ये हो जाएगी देवल स्मृति। देवल स्मृति वो होती थी जब यानी मुस्लिमों का यहाँ पर भारत पर आक्रमण हुआ। तो जैसे कि विजयनगर साम्राज्य पर जब किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया, तो हरिहर बुक्का को बंदी बनाया, बंदी बनाकर अपने दिल्ली लाए। दिल्ली लाने के बाद इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया, लेकिन बाद में उनको पुनः अपने धर्म वापस हुए। तो ये देवल स्मृति के द्वारा ही होते थे, ठीक है। तो देवल स्मृति ये कार्य करती थी कि पुनः अपने धर्म में वापस जाना देवल स्मृति की काम था। मनु ने ये मनुस्मृति लिखी थी। याज्ञवल्क्य स्मृति कहा जाए कि याज्ञवल्क्य की स्मृति उन्हीं की स्मृति थी। और ये यहाँ पर स्त्रियों की चर्चा की गई है कि स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो स्त्रियों को पति की संपत्ति में भाग मिलना चाहिए। नारद स्मृति क्या है? नारद स्मृति वो स्मृति थी जिसने दासों को यानी कि मुक्ति की बात कही है। तो ये नारद स्मृति में मिलता है कि दासों को भी मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। पराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है ना। तो इन सब स्मृतियों का अपना कुछ न कुछ जरूर महत्व है, ठीक है। और इसके विषय में भी हम और चर्चा करेंगे और हम विधिवत इसके विषय में बताएंगे। और दूसरी चीज व्याकरण। अब व्याकरण के विषय में, व्याकरण भी आप लोग, इसका भी अपना महत्व है। पाणिनि ने अगर कहा व्याकरण, देखो यहां पर व्याकरण के विषय में कई लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन वास्तव में व्याकरण की अपनी एक अलग भूमिका होती है, ठीक है। तो व्याकरण के विषय में भी हम आप लोगों को विधिवत चर्चा करेंगे। तो व्याकरण के विषय में जान लें। दूसरी चीज महाकाव्य है ना। महाकाव्य, महाकाव्य के विषय में, महाकाव्य कितने हैं? तो 2 हो गए। एक तो हमारा रामायण हो गया, रामायण हो गया। दूसरा हमारा महाभारत हो गया, महाभारत, ठीक। तो रामायण के हमारे रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि थे, है ना, वाल्मीकि थे, वाल्मीकि। और इसके कौन थे? महाभारत, देखो वेद व्यास, जो वेद व्यास थे ये इसके रचयिता थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो वास्तव में मित्रों ये है आपका यानी कि प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। और इसके विषय में हमें अभी बहुत जानकारी देनी है, ठीक है। और कहा जाए कि यहाँ पर वेदों के विषय में आप लोग अच्छे से समझ लें और इन वेदों के विषय में हमें बहुत चर्चा करनी है अभी, ठीक है। क्योंकि आज इसको हम स्टार्ट किए हैं और कल तक इसको हम विधिवत आप लोगों को रटा देंगे। वहां से क्वेश्चन फिर कभी गलत नहीं होगा। और कोडिंग जरूर बनाएं आप। अगर कोडिंग नहीं बना रहे हैं तो क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है। तो कोडिंग बना के आप लोग पढ़िए और कोशिश करिए कि उसको 2-3 बार रिवाइज जरूर कर रहे हैं, फिर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग पुनः फिर अगली क्लास में।